हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम बीएड के पाठ्यक्रम का अध्ययन कर रहे हैं और उसमें चलने वाले 4th पेपर अर्थात अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, जिसके सीक्वेंस में हम लोगों ने यूनिट फर्स्ट एक्सप्लोरेशन इनटू सेल्फ की स्टडी स्टार्ट की थी। मेरा नाम शैली जैन है और हम लोग 4th पेपर अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ स्वयं में खोज के फर्स्ट टॉपिक अर्थात एक्सप्लोरेशन ऑफ सेल्फ या स्वयं की खोज का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने अपनी पिछली वाली क्लासेस में स्व के निर्माण की प्रक्रिया या सेल्फ फॉर्मेशन किस प्रकार होता है उसका अध्ययन किया था। और अब इसी कड़ी में हम लोग जब व्यक्ति के स्व का निर्माण हो जाता है और उसकी आत्म पहचान यानी कि उसका सेल्फ आइडेंटिफिकेशन डेवलप हो जाता है, उसके बाद जब व्यक्ति आगे की ओर चलता है तो उसके स्व के निर्माण की प्रक्रिया किस प्रकार चलती है उसका अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं इसके बारे में। स्व निर्माण की जो प्रक्रिया होती है या एक्सप्लोरेशन इनटू सेल्फ स्वयं में खोज, इस स्व निर्माण की प्रक्रिया में पहला चरण आत्म संरचना और आत्म पहचान के विकास का होता है। जैसा कि हम सामने इस चित्र में देख पा रहे हैं कि सेल्फ फॉर्मेशन और सेल्फ कंसेप्ट डेवलपमेंट के थ्रू बालक के स्वयं का अपने बारे में क्या विचारधारा है उसका निर्माण होता है। बालक अपने जीवन में अपने आप को या तो स्वयं अपने आप की पहचान करता है या उसके आसपास परिवार, उसका परिवेश, विद्यालय, शिक्षक, सभी जिनके संपर्क में वह आता है, उनके संपर्क में आने के बाद व्यक्ति के स्व का निर्माण प्रारंभ होता है। अर्थात व्यक्ति को यह एहसास होता है कि वो दूसरों से हटकर यानी कि इस पूरे दुनिया में जितने लोगों के संपर्क में वह आता है उन सभी को अगर एक तरफ रखकर अपने आप के अंदर झांक कर देखे, अपने स्व में या अपने आत्म में खोज कर अगर देखेगा तो वह व्यक्ति स्वयं अपने आप में दूसरों से हटकर क्या है, उसकी पृथकता या उसकी विलक्षणता, यूनिकनेस, उसकी अपनी सेल्फ आइडेंटिटी, जिससे कि वो अपनी इस दुनिया में अलग पहचान बना पाता है। और यह पहचान, उसका विकास, उसका प्रथम चरण होता है। और दूसरा चरण स्व अवधारणा का विकास यानी कि सेल्फ कंसेप्ट डेवलपमेंट, जिसके बारे में हम अभी इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। स्व अवधारणा या सेल्फ कंसेप्ट, इसका तीसरा चरण होता है स्वानुभूति का विकास यानी कि सेल्फ परसेप्शन डेवलपमेंट, यानी कि व्यक्ति के स्वयं के अंदर अपने आप में अपनी अनुभूति का विकास होना। एवं चौथा चरण जो है वो कहता है आत्मवर्णन यानी कि सेल्फ डिस्क्रिप्शन का विकास, यानी कि व्यक्ति अपने आप को लोगों के सामने उस रूप में व्यक्त कर सके जैसा कि उसने अपने बारे में महसूस किया है कि वो खुद क्या है। आइए इसी कड़ी में हम आगे चल के इस वीडियो में स्व अवधारणा या सेल्फ कंसेप्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। सेल्फ कंसेप्ट या स्व अवधारणा। स्व अवधारणा जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, स्व यानी कि व्यक्ति का स्वयं, आत्म जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ, अवधारणा यानी कि कंसेप्ट, अव प्लस धारणा यानी कि हम किसी भी चीज़ से क्या समझते हैं, मतलब उसके बारे में क्या पृथक रूप से धारणा बनती है जो उस चीज़ को स्पष्ट रूप में समझा सके, यानी कि हमारे आत्म के बारे में या स्व के बारे में क्या अवधारणा होती है। स्व अवधारणा का अर्थ समझने के लिए हम इसको कुछ शब्दों में पढ़ने का प्रयास करते हैं। स्व अवधारणा वह होती है जिसका आशय व्यक्ति के उन विचारों एवं भावों के स्थायी रूप से होता है जिसे वह आत्म पहचान की प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त करता है। जैसा कि आप सामने स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं,
स्व अवधारणा या सेल्फ कंसेप्ट का डेवलपमेंट कैसे होगा कि व्यक्ति के अंदर कुछ ऐसे विचार या उसके भाव जो उसके अंदर डेवलप होंगे, उसकी जो थिंकिंग है, उसकी जो इंडिविजुअलिटी है, वो किन बातों से निकल कर बाहर आती है, उसके किन भावनाओं से वो बाहर आती है, उसको हम कैसे समझा पाते हैं। वो जब उसके अंदर एक स्थायित्व प्राप्त कर लेती है, यानी कि अगर बहुत सारी भावनाएं हैं और उनमें से कोई एक भावना उसके अंदर स्थायित्व प्राप्त करती है तो वो उसके स्व का निर्माण करती है, वो उसकी अपनी स्वयं की भावना बन जाती है और इससे उसके आत्म पहचान का या सेल्फ आइडेंटिटी का निर्माण होता है। जैसे कि हम बच्चों को देखते हैं और बच्चों के अंदर तरह तरह के बच्चे हमें दिखाई देते हैं। कोई मंद बुद्धि वाले होते हैं, कोई बच्चे सामान्य बुद्धि वाले होते हैं, कोई प्रखर बुद्धि वाले होते हैं, या हम उनके इंटरेस्ट की दृष्टि से देखें तो कुछ सृजनात्मक होते हैं, कुछ को सृजन में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं होता है। जब हम इन तरह तरह के व्यक्तित्व वाले बच्चों को देखते हैं और एज ए कंपैरिजन अगर किसी एक बच्चे के बारे में जब हम सोचना शुरू करते हैं तो सबसे पहला हमारे दिमाग में एक जो थॉट आता है, यानी कि उस व्यक्ति ने या उस बच्चे ने अपना प्रदर्शन के माध्यम से या उसके विचारों के माध्यम से, उसके भावों के माध्यम से, उसके कार्यों के माध्यम से अपनी जो अभिव्यक्ति दी है, उससे हम ये पहचान कर पाते हैं कि वो व्यक्ति क्या है। उसकी स्व अवधारणा का निर्माण होता है। स्व अवधारणा आत्म पहचान का स्थायी रूप मानी जाती है। यानी कि जब स्व अवधारणा बन जाएगी व्यक्ति की तो वो कैसे बनेगी, जब व्यक्ति को अपनी आत्म पहचान हो गई। इसके पहले वाले चरण में जब हमने पढ़ा था सेल्फ का फॉर्मेशन हो गया, तब व्यक्ति धीरे धीरे उसी रास्ते पर चलकर अपनी स्व अवधारणा का निर्माण करता है। आत्म पहचान को हम ये कह सकते हैं कि प्रथम सोपान होता है, तो स्व अवधारणा अंतिम सोपान होता है। जिस समय व्यक्ति के आत्म पहचान की शुरुआत हो जाती है, व्यक्ति खुद ये जान लेता है कि मेरे अंदर ये इंडिविजुअल कैरेक्टर है जो दूसरों से हटके है। एक बच्चा ये पहचान पाता है कि मैं बहुत अच्छा गाना गा सकता हूँ। जब उसको इस बात की पहचान हुई, आइडेंटिटी, उसने अपने आप में इस चीज़ को जान लिया कि हाँ मेरी रुचि म्यूज़िक के क्षेत्र में है और मैं कुछ अच्छा उसमें कर सकता हूँ, तो ये पहचान उसकी खुद की अपने आप से डेवलप होती है और इससे उसकी स्व अवधारणा का निर्माण होता है। स्व के बारे में अवधारणा कि वो एक संगीत प्रेमी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति है। स्व अवधारणा के कंसेप्ट को समझने के लिए आइए एक परिभाषा का भी हम अध्ययन करते हैं। प्रोफेसर एस.के. दुबे, जिन्हें हम अच्छी प्रकार से जानते हैं, जिन्होंने समाजशास्त्र के बारे में भी काफ़ी डेफिनेशन दी है और काफ़ी कुछ समझाया है, उन्होंने स्व अवधारणा को परिभाषित करते हुए ये बताने का प्रयास किया है कि स्व अवधारणा का आशय उस संज्ञानात्मक एवं वर्णनात्मक प्रक्रिया से है जिसमें छात्र अपने भूत एवं वर्तमान के अनुभव, अर्थात यानी कि उसके पास्ट के एक्सपीरियंसेस प्लस जो वो प्रेजेंट में कर रहा है, अभी वो क्या है, वो सारे जो उसके एक्सपीरियंसेस हैं, उसके अनुभव हैं या वो जो काम कर रहा है, उन सभी अनुभवों तथा भविष्य की संभावनाओं, मतलब आज जो वो बनेगा वही तो हमें फ्यूचर में दिखाई देगा, कि आज को आधार बनाते हुए सामाजिक, शैक्षिक एवं आध्यात्मिक भूमिका को निश्चित करता है। देखो, हर एक व्यक्ति आवश्यक नहीं है कि शिक्षा के क्षेत्र में ही अपना काम करे और उसके रूप से ही वो जाना जाए या पृथक व्यक्तित्व के रूप में जाना जाए। अगर हम कंपेयर करें अपनी पहले वाली जनरेशन को, अपनी दादी और नानी को, हो सकता है कि वो एजुकेशन में इतने ज़्यादा फॉरवर्ड नहीं रहे हों, लेकिन हम उन्हें जानते हैं उनकी सामाजिकता से, क्योंकि उनसे हमें जो भी प्यार, दुलार और जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ है समाज के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में, उसकी वजह से उनकी एक पृथक पहचान है। शिक्षा के क्षेत्र में हम अपने शिक्षकों को उनकी शैक्षिक विशिष्ट उपलब्धियों के बारे में और उनके एक पृथक व्यक्तित्व, शिक्षा के क्षेत्र में एक अच्छे शिक्षक के रूप में, एक अच्छे मार्गदर्शक के रूप में, फैसिलिटेटर के रूप में, उनके व्यक्तित्व के रूप में हम उनको जानते हैं। तो उनका सेल्फ कंसेप्ट बन रहा है शिक्षा से। आध्यात्मिक आधार पे हम अपने जो कुछ आध्यात्मिक गुरुओं को जानते हैं और मानते हैं, उनको मानने का कारण क्या है?
उनके अंदर पृथक रूप से व्यवहार में जो हमें दिखाई दे रहा है वो क्या है, उनका आध्यात्मिक ज्ञान, जिसको कि हम नहीं जानते थे और उन्होंने हमें किसी रूप में उसको समझाया। आध्यात्मिक गुरु ही नहीं, हम ये कह सकते हैं कि हम जिन भगवान को मानते हैं, माना कि कोई व्यक्ति राम को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, तो उनकी जो भी आध्यात्मिक भूमिकाएं हैं, उनके द्वारा हमें जो दिया गया ज्ञान है, जैसे कर्म योग का ज्ञान है, हो सकता है मुझे कृष्ण इसलिए अच्छे लगते हैं या वो एक पृथक रूप से अलग भगवान के रूप में इसलिए नज़र आते हैं क्योंकि उन्होंने गीता का कर्म दर्शन दिया जो मुझे बहुत ज़्यादा अपीलिंग लगता है और मैं अपनी लाइफ में उसको क्या करती हूँ, फॉलो करती हूँ। तो ये जो चीज़ थी उसने सभी हमारे सामने जितने भी भगवान हैं या जितने भी गॉड फिगर्स हैं उनमें से उनको एक पृथक अस्तित्व देकर मेरे सामने खड़ा कर दिया, इसलिए मैं उन्हें मानती हूँ। तथा अपने कार्य और व्यवहार से स्वनिहित योग्यताओं और प्रतिभाओं को सिद्ध करने का प्रयास करता है। इसका अर्थ ये है कि जो कुछ भी हमने जाना और माना, किस रूप में, सामाजिक, शैक्षिक या आध्यात्मिक रूप में, हमने अपने आप में सभी धारणाओं को देखते हुए, परखते हुए समझ लिया। समझने के बाद जो हमें अच्छा लगा हमने अपने व्यवहार में उसको क्या किया, होल्ड किया और उसको अपनी योग्यताओं के अनुसार और अपनी प्रतिभाओं के अनुसार समय समय पर अपने व्यवहार से प्रदर्शित करने का प्रयास किया। और इससे क्या निर्माण हुआ, हमारे स्व का और स्व की अवधारणा का। मैं अपने आप में एक अच्छे शिक्षक को देख पाती हूँ तो ये मेरी एक स्व अवधारणा है कि एज ए इंडिविजुअल और किसी कैरेक्टर से हटकर अपने आप में अपनी अवधारणा में एक अच्छे शिक्षक के रूप में देखती हूँ और उसी को पूर्ण करने का लगातार प्रयास करती हूँ। आइए स्व अवधारणा के बारे में आगे चलकर जानते हैं। स्व अवधारणा जो है इसकी प्रकृति के बारे में समझते हैं। स्व अवधारणा एक आंतरिक व्यवहार की प्रक्रिया होती है। बिल्कुल, व्यवहार क्या होते हैं, आंतरिक होते हैं, इंट्रिंसिक होते हैं, जिन्हें हम प्रदर्शित करते हैं और वो बाहर आते हैं। यह निश्चित व्यवहार की प्रक्रिया है। किसी भी व्यक्ति का व्यवहार अनिश्चित तो हो नहीं सकता। अगर वो साइकोलॉजिकली बैलेंस्ड व्यक्ति है तो उसका व्यवहार क्या होता है, निश्चित होता है। यानी कि अगर व्यक्ति सॉफ्ट है तो वो सॉफ्ट ही बिहेव करेगा, अगर व्यक्ति हार्ड है, हार्श है नेचर में, तो वो हार्श ही बिहेव करेगा। तो ये एक निश्चित व्यवहार होता है। यह संश्लेषणात्मक प्रक्रिया है, अर्थात दिस इज अ सिंथेटिक प्रोसेस, मतलब कि व्यक्ति व्यवहार में जो अलग अलग चीज़ों को देखकर जिस चीज़ से ज़्यादा अपील महसूस करता है उस चीज़ को अपने व्यवहार में हिस्सा बनाता है और धीरे धीरे उसकी क्रियाओं में परिणित होता है, व्यवहारों में परिणित होता है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को हम क्या कह सकते हैं कि यह एक संश्लेषणात्मक प्रक्रिया है, सिंथेटिक प्रोसेस। आइए आगे जानते हैं। स्व अवधारणा अनुभवों के संकलन की प्रक्रिया है। जैसा कि अभी आपको इतने सारे वेरियस एग्जाम्पल्स से मैंने समझाया, हमने क्या जाना, हमने यही जाना कि व्यक्ति अलग अलग जगह पर अलग अलग व्यक्तियों से मिलकर अलग अलग व्यक्तित्वों की प्रेरणा पाकर अनुभव संकलन करता है और उन अनुभवों या एक्सपीरियंसेस को अपने अंदर उतारता है और उसके व्यवहार में भी वो चीज़ें आती हैं। तो इस प्रकार से स्व अवधारणा का जब निर्माण हुआ तो वो कैसे हुआ कि उसने अलग अलग जगह से जो भी अपने अनुभव प्राप्त किए उन अनुभवों को प्राप्त करके उनको संकलन किया और अपने व्यवहार में उतारा। स्व अवधारणा भविष्य की संभावनाओं की प्रक्रिया है, अर्थात व्यक्ति, जैसा कि हमने अभी अपनी डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि जो उसके भूत के या उसके वर्तमान के अनुभव और कार्य हैं उनका उसके भविष्य की संभावनाओं पर ही प्रभाव पड़ेगा। वो भविष्य में क्या बनेगा, क्या करेगा, कैसा व्यक्तित्व बन के निकलेगा, ये सभी चीज़ें उसी पे निर्भर करेगी कि व्यक्ति का वर्तमान कैसा है या उसके जो पुराने पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं वो कैसे हैं। आइए आगे चलकर प्रकृति के बारे में अध्ययन करते हैं। प्रकृति के बारे में ये कहा जा सकता है कि स्व अवधारणा संज्ञानात्मक सार की प्रक्रिया है, अर्थात
कॉग्निटिव लेवल पर व्यक्ति अलग अलग जगहों से जो कुछ भी सीखता है। अच्छा, संज्ञान के बारे में हमने साइकोलॉजी में बहुत अच्छे से पढ़ा था। संज्ञानात्मक क्षेत्र में क्या क्या आता है ये हम जानते हैं। व्यक्ति की बुद्धि, व्यक्ति के चिंतन की क्षमता, व्यक्ति की सृजनात्मकता, व्यक्ति किन किन चीज़ों को मनन करता है, ये सारी चीज़ें उसके संज्ञान में आती है। क्या वो समझता है, क्या एक्सपीरियंस करता है, ये सारी चीज़ें उसके संज्ञान में आती है। तो ये सारी चीज़ें जब उसके संज्ञान में आती है, मतलब कॉग्निशन में वो क्या क्या चीज़ें अपने माइंड में होल्ड कर रहा है, उन सभी माइंड का उसके बिहेवियर पर और उसकी स्व अवधारणा के निर्माण पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। स्व अवधारणा निर्णय की प्रक्रिया होती है, अर्थात बच्चा अपने लिए निर्णय कर पाता है कि मेरे लिए कौन सा क्षेत्र अच्छा है और मैं इसके अंदर अपनी प्रगति कर सकूँगा। स्व अवधारणा से स्व की संरचना होती है। स्व अवधारणा किस में काम आती है? व्यक्ति के आत्म के निर्माण में। व्यक्ति को एज ए इंडिविजुअल दूसरों से डिफ्रेंशिएट करके एक स्व के निर्माण में काम आती है। स्व अवधारणा स्व मूल्यांकन की प्रक्रिया है। व्यक्ति की स्व अवधारणा या सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप तभी होता है जब व्यक्ति अपने आप को इवेल्युएट करता है। अब इसमें दो स्थितियाँ होती है। प्रथम स्थिति ये कहती है कि अगर व्यक्ति का सेल्फ असेसमेंट या सेल्फ इवेल्यूशन बिल्कुल सही है अपने बारे में, तो व्यक्ति वैसा ही प्रदर्शित करेगा जैसा कि वो है। दूसरी बात, अगर उसका सेल्फ एवोल्यूशन अपने बारे में गलत है, गलत कैसे है, यानी कि उसमें थोड़ा डेविएशन आ रहा है। डेविएशन आ रहा है कि वो अपने आप को या तो जो वो है उससे ज़्यादा एसेस करता है या वो उससे कम एसेस करता है, और दोनों ही स्थितियों में व्यक्ति के लिए अपने आप का सेल्फ में रह पाना, अपने आप को समझना या अपनी अवधारणा बनाना अच्छा नहीं होगा। तो ये एक स्व मूल्यांकन की प्रक्रिया होती है। यह एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। जो भी स्व निर्माण से संबंधित प्रक्रियाएं हैं वो व्यक्ति के आंतरिक प्रक्रियाएं हैं, अपने मनस्थिति से संबंधित प्रक्रियाएं हैं। तो ऑब्वियसली ये सारी प्रक्रियाएं क्या होती हैं? मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं होती हैं। स्व अवधारणा की प्रकृति को समझने के बाद हम लोग स्व अवधारणा का व्यक्ति में जो विकास होता है उससे उसके डेवलपमेंट पे क्या प्रभाव पड़ता है, उसका उद्देश्य क्या है, या ये कहें कि उसकी क्या आवश्यकता है कि व्यक्ति के अंदर स्व अवधारणा या सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप हो ही, अगर ना हो तो क्या प्रभाव पड़ता है या उसके जीवन में इसका क्या महत्व है, इसके बारे में जानते हैं। योग्यताओं का वास्तविक ज्ञान। व्यक्ति इससे अपनी योग्यताओं का वास्तविक रूप से ज्ञान कर पाएगा और ज्ञान करके ही वो अपनी स्व अवधारणा का क्या कर पाएगा? निर्माण कर पाएगा। अगर व्यक्ति को ये पता ही नहीं है कि उसके अंदर क्या एबिलिटीज़ हैं तो वो अपने भविष्य के बारे में भी निर्णय सही ढंग से नहीं ले पाएगा। व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक होती है। किसी भी व्यक्ति के मानसिक विकास में सहायक होती है, मतलब मेंटल डेवलपमेंट। व्यक्ति जितना अंदर की ओर जाएगा, स्वयं के खोज की यात्रा व्यक्ति की जितनी जितनी डीप में जाती जाएगी, वो अपने आप को पहचानता जाएगा, वैसे ही उसका मेंटल डेवलपमेंट अच्छा होता जाएगा। सर्वोत्तम व्यवहार में सहायक, अर्थात व्यक्ति सभी चीज़ों को देखकर जैसे उसकी निर्णय क्षमता का विकास हो जाता है, उसी प्रकार उसके व्यवहार के अलग अलग भागों में से जो सर्वोत्तम व्यवहार है, किसी परिस्थिति में उसका क्या अनुकूलतम व्यवहार होगा, उसको समझ पाता है और वो अपने स्व को उस रूप में प्रकट कर पाता है। आत्मविश्वास की भावना के विकास में सहायक। व्यक्ति अगर अपने आप को जान ले तो फिर क्या ही बात है। व्यक्ति की हर एक प्रेजेंटेशन, उसका अपना जो प्रदर्शन है वो क्या होगा? बिल्कुल कॉन्फिडेंट। नैतिक विकास में सहायक। व्यक्ति, जैसा कि अभी मैंने आपको उदाहरण देके बताया कि स्व अवधारणा में व्यक्ति अपने आध्यात्मिक स्तरों पर जाकर उसको क्या पसंद है, क्या सही है, क्या गलत है, उन चीज़ों का निर्णय करता है। तो बहुत सीधी सी बात है कि जो चीज़ें सही होती हैं वो हर एक व्यक्ति को क्या करती हैं? अपील करती हैं, और व्यक्ति उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता है। तो इन्हीं चीज़ों के साथ व्यक्ति का मोरल डेवलपमेंट भी होता चला जाता है। व्यक्ति स्व को जांचता है, परखता है और अच्छी चीज़ों को अपने अंदर डालता है।
सर्वोत्तम निर्णय क्षमता का विकास होता है इससे, ताकि व्यक्ति अलग अलग परिस्थितियों में से जो बेस्ट है उसका निर्णय कर पाता है। अच्छा, अब हम इस बात को जानने का प्रयास करेंगे कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो एक इंडिविजुअल के अंदर कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट करने में उसकी मदद करती है, सेल्फ कॉन्सेप्ट को डेवलप करवा भी सकती है। इसके पॉजिटिव अदरवाइज नेगेटिव दोनों इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। ये ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे कि स्व अवधारणा प्रभावित होती है, जिसमें से कुछ बिंदुओं की हम आज चर्चा कर लेते हैं। जैसे शिक्षक का व्यवहार, हम कह सकते हैं कि एक बालक का ज़्यादातर समय विद्यालय में निकलता है, या उसके जो अवधारणा का निर्माण हो रहा है या उसकी समझ का जो निर्माण हो रहा है उसका ज़्यादातर भाग उसके विद्यालय से प्राप्त हो रहा है। तो शिक्षक के व्यवहार का उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जितना पॉजिटिव, जितना नेतृत्वशील अच्छा व्यवहार शिक्षक का होता है, उसका उसी व्यवहार की झलक उसके बच्चों में भी दिखाई देती है। विद्यालय का वातावरण, विद्यालय से बच्चे को किस प्रकार का वातावरण मिल रहा है, क्या वो वातावरण कार्य में प्रवृत्त करने के लिए अच्छा है, आध्यात्मिक व्यवहार वहाँ पर बच्चों को मिल रहे हैं, कुछ नई बातें सीखने को मिलती है, या फिर उसका विद्यालय का जो वातावरण, विद्यालय के वातावरण का अर्थ ये नहीं है कि विद्यालय सुविधाजनक है या नहीं, इसका अर्थ ये है कि विद्यालय में उसको जो बिहेवियरल एस्पेक्ट के गुण मिलते हैं अपने टीचर्स से, अपने ओवरऑल आसपास के स्टूडेंट्स से, अपनी पढ़ाई से मिलने वाले आउटपुट से, इन सभी चीज़ों से उसको उसकी पाठ्य सहगामी क्रियाओं से जो कुछ भी आउटपुट मिल रहा है वो उसके स्व के निर्माण में बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। इसीलिए अगर एक स्कूल के व्यवहार, बच्चों के व्यवहार को हम दूसरे स्कूल के बच्चों के व्यवहार से कंपेयर करें, डेफिनेटली हमें उसमें क्या नज़र आता है, फ़र्क नज़र आता है। अच्छा, अब बात करते हैं छात्रों की स्वयं की सोच का। सोच तो दो ही तरह की होती है, या तो होती है सकारात्मक या होती है नकारात्मक। तो अगर बच्चों की खुद की सोच सकारात्मक होगी तो निश्चित रूप से वो अपनी स्व अवधारणा का बहुत अच्छे प्रकार से क्या कर पाएंगे, निर्माण कर पाएंगे और उसको व्यक्त भी कर पाएंगे। चिंता, कई समय पर ऐसी परिस्थितियाँ भी आती है कि जब बालक आंतरिक रूप से किसी रूप में चिंताग्रस्त हो तो वो उसकी स्व अवधारणा को निश्चित रूप से नेगेटिव रूप में प्रभावित करता है और उसको बाधित भी करता है। सामाजिक संपर्क, बच्चा जिन लोगों के संपर्क में आता है, जैसे मैंने अभी आपको स्कूल का एग्जाम्पल देके बताया, वैसे ही उसके समाज, उसके परिवार, उसके आस पड़ोस, उसके पीयर ग्रुप के जो साथी हैं, उन सभी का व्यवहार, सभी चीज़ें किसी न किसी रूप में बच्चे की स्व अवधारणा के रूप में उसको प्रभावित करते हैं। बच्चा जिस जगह से आता है, अगर बच्चा ऐसे वातावरण से आता है जहाँ पर लोगों को बात करने का तरीका ही एब्यूजिव है, आपस में लड़ाई झगड़ा होता है, या वहाँ के लोग नशे के आदी हैं या इस तरह की किसी गलत एक्टिविटी में लिप्त होते हैं, तो बच्चे के ऊपर, बच्चे की स्व अवधारणा के निर्माण पर इन सभी चीज़ों का प्रभाव हमें स्पष्ट रूप में दिखाई देता है और इसकी झलक बाल अपराधी बालकों के रूप में दिखाई देती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस जो बच्चा जहाँ से आएगा, जैसे कि हम कई बार सुनने में महसूस करते हैं कि कुछ लोग जो इस तरह के वातावरण में स्कूल चलते हैं, वहाँ पर जब टीचर पढ़ाते हैं या उनके बारे में जब बात करते हैं, बच्चों के बारे में बात करते हैं, तो ये कहते हैं कि इन बच्चों का कुछ नहीं हो सकता, इनका एनवायरनमेंट ही ऐसा है, इनसे और किसी चीज़ की अपेक्षा नहीं हो सकती। ये बात नहीं होती है। मतलब इससे ये है कि हर एक व्यक्ति के स्व का निर्माण बहुत आवश्यक होता है और बालकों में स्व अवधारणा बहुत महत्व रखती है, क्योंकि उसका प्रभाव उनके भविष्य पे पड़ रहा है। तो इस समय पर अगर हम एक शिक्षक बनने जा रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हम ऐसे समय पर अपने समाज के लिए और ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल हो रहे हैं या जवाबदेह हो रहे हैं कि हमें अपने काम को इतने अच्छे प्रकार से करना है कि हम उनके आसपास के एनवायरनमेंट से आने वाली बुराइयों को या नकारात्मक जो प्रभाव हैं उनको भी हटाकर बच्चे के अच्छे स्व का निर्माण करवा पाएँ। आयु वर्ग, अलग अलग आयु वर्ग में भी स्व का निर्माण प्रभावित होता है। किशोरावस्था में, जैसे कि हमने साइकोलॉजी स्टडी करते समय देखा था कि जब बच्चे किशोर की अवस्था में आते हैं तब स्व निर्माण की प्रक्रिया सबसे ज़्यादा होती है।
और इसीलिए हमें ये किस रूप में दिखाई देता है, सेल्फ लविंगनेस के रूप में। अपने आप से प्यार करता है बालक, अपनी सुंदरता के प्रति, अपने गुणों के प्रति ज़्यादा कॉन्शियस हो जाता है, अपने व्यवहारों के प्रति ज़्यादा कॉन्शियस हो जाता है, भाई कैसा दिखता हूँ। और जब उसके सेल्फ का निर्माण होता है, ये चीज़ उसकी हर रूप में दिखाई देने लगती है। उसको कौन उसके आइडियल्स हैं, कौन हीरोज़ उसको पसंद हैं, किस एक्टिविटी में उसकी रुचि है। किसी बच्चे का आइडियल सचिन तेंदुलकर है, तो किसी बच्चे का आइडियल कोई अच्छा हीरो हो सकता है, या किसी बच्चे का आइडियल कोई बहुत अच्छा सिंगर है। इससे ही पता लग जाता है कि बच्चे की स्व अवधारणा किस प्रकार की होती है। अच्छा, इन कारकों का अध्ययन करते समय हमने ये देखा कि ये इंडिविजुअलिस्टिक हैं, प्रत्येक व्यक्ति पर इसका प्रभाव अलग अलग होता है, किंतु जो संस्कृति से बालक आते हैं उस संस्कृति का प्रभाव उन सभी बच्चों पर समान रूप से दिखाई देता है, उनकी स्व अवधारणा पर दिखाई देता है। एक पर्टिकुलर संस्कृति से आने वाले बालक का व्यवहार स्पष्ट रूप से अपनी संस्कृति के अनुकूल दिखाई देगा। जैसे कि अगर हम अलग अलग रीजन्स जो हमारे हैं, वागड़ है, या हम जो मेवाड़ है, मेवात है, अलग अलग क्षेत्र हैं, है ना, झालावाड़ की तरफ का क्षेत्र है, वहाँ के बच्चों की संस्कृति के उनके ऊपर जो प्रभाव है, उनकी स्व अवधारणा पर जो प्रभाव है, वो हम उनके व्यवहार में स्पष्ट रूप से अलग अलग देख लेते हैं। शैक्षिक उपलब्धियों का सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव हम जानते हैं कि बच्चे के स्व पर पड़ता है। सामाजिक उपलब्धियां, समाज बच्चे को कितना एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सेप्टेंस जो है उसकी, वो बच्चे को आगे की ओर मोटिवेट भी करती है और उसको बैकवर्डली क्या कर सकती है, पुश भी कर सकती है। जैसे कि किसी समाज में लड़कियों के पढ़ने को अच्छा नहीं माना जाता है, तो अगर किसी लड़की के अंदर खुद के अंदर कैपेबिलिटी है, वो पढ़ सकती है, वो आगे बढ़ सकती है, लेकिन समाज का उसके प्रति जो व्यवहार है वो उसके सेल्फ डेवलपमेंट को, उसके सेल्फ कंसेप्ट को इस तरह से प्रभावित कर सकता है कि वो उसकी रुचि अपने खुद के इंटरेस्ट में या अपनी योग्यताओं में क्या हो जाए, कम हो जाए। तो ये कभी भी हम अच्छा प्रभाव नहीं कह सकते हैं। इसी प्रकार आत्मसंतोष और व्यक्ति के आत्मसंतोष व्यक्ति को कैसे प्रभावित करेगा कि उसके अंदर कितना सेल्फ सेटिस्फेक्शन है, अपनी स्थितियों से, वर्तमान की स्थितियों से वो कितना सेटिस्फाइड है, ये चीज़ें उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित करेंगी। इसी प्रकार पृष्ठ पोषण, इसको हम कहते हैं फीडबैक, पॉजिटिव फॉर्म में भी मिलता है और नेगेटिव फॉर्म में भी मिलता है। जैसे कि स्किनर ने इसको क्या कहा था, रीइंफोर्समेंट। अगर बालक को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलता है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हमेशा उसके स्व अवधारणा के निर्माण में उसको मदद करता है, उसको आगे की ओर मोटिवेट करता है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट डेफिनेटली उसकी स्व अवधारणा को नेगेटिव रूप में प्रभावित करता है। इस प्रकार हमने आज स्व अवधारणा से संबंधित विभिन्न कारकों का बहुत ज़्यादा डीपली अध्ययन किया। इसके आगे वाली श्रृंखला में हम स्व के निर्माण की प्रक्रिया में जो तृतीय चरण है, यानी कि सेल्फ परसेप्शन डेवलपमेंट, उसका अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।